Hello students and my dear friends, I'm Dr. Shalini Shukla and today is 3rd of December 2020, Thursday. Inspiration of the day is the key to success is to focus on goals, not obstacles. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. UK takes lead, approves Pfizer vaccine rollout. Britain will become the first country in the West to roll out an COVID-19 vaccine and beating the US and the Europe in a race to control the pandemic that has left close to 1.5 million dead globally. So finally, UK की drug authority, that is Medicine and Healthcare Product Regulatory Agency MHRA, ने वेडनेसडे को इमरजेंसी लाइसेंस ग्रांट कर दिया है एंटीडोट डेवलप बाय फाइजर एंड द बायोएनटेक कंपनी. तो इमरजेंसी लाइसेंस जो यूके ड्रग अथॉरिटी ने ग्रांट किया है, आफ्टर दिस अप्रूवल और आफ्टर दिस लाइसेंस the treatment developed by or jointly developed by these two companies can now be used as a treatment or the approved treatment to fight against COVID-19 in Britain. And after this approval, approximately 8 lakh doses will be delivered over the next few days or weeks, and inoculation will start after this week or probably in next week. हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि यूके ड्रग अथॉरिटी ने बहुत हरी में बहुत जल्दबाजी में अप्रूवल दिया है वैक्सीन के रोल आउट को लेकर के. बट इस पर्टिकुलर इशू को क्लैरिफाई करते हुए जो एमएचआरए के हेड हैं डॉक्टर रैने, उनका ये कहना है दैट नो मेजर कंसर्न हैज़ बीन cut down during this process. All the safety aspect has been taken into consideration to provide the effective, safe and quality treatment to the people of Britain. And whatever emergency license has been granted to this particular antidote has been given after the rigorous clinical trial and thorough analysis of the data provided by एक्सपर्ट्स. तो जितने भी एलिगेशन से उनको मिटिगेट करते हुए एमएचआरए के हेड ने क्लियर किया है कि जो भी ट्रीटमेंट अप्रूव हुआ है उसके स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी, क्वालिटी और इफेक्टिवनेस पर कोई भी डाउट नहीं है. स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया फॉलो किया गया है इन ऑर्डर टू इंश्योर द सेफ क्वालिटी एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट टू पीपल. And after this approval by UK Drug Authority or UK Drug Agency, a new hope among the people, economists and the researcher has been developed. Apart from this initiative, the initiative of or the vaccine of AstraZeneca is also one of the very important hope, जिसके लिए जो मैसेंजर आरएनए है उसके ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी यूज़ करी जा रही है. अप्रॉक्सीमेटली 44,000 पीपल इन्वॉल्व किए जाएंगे या किए गए हैं अभी तक क्लिनिकल ट्रायल में एक्स्ट्राजेनेका के. और जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था 90% एफिकेसी आई थी ब्रिटेन, यूएस और यूके के केस में. हालांकि इंडिया में एक्स्ट्राजेनेका जो डेवलप कोविशील्ड वैक्सीन है उसकी एफिकेसी इतनी ज़्यादा नहीं आई थी, 60 to 70% का एफिकेसी रेट था. तो फाइज़र का जो इनिशिएटिव है उसको अप्रूवल मिलने के बाद में एक नई होप जनरेट हुई है और कुछ जो नए बहुत प्रॉमिसिंग इनिशिएटिव थे जिसमें एक्स्ट्राजेनेका का इनिशिएटिव, स्पुतनिक और जो इंडिया का एक इनिशिएटिव है वैक्सीन ट्रायल को लेकर के, ये बहुत प्रोमिनेंट इनिशिएटिव माने जा रहे थे. और इस अप्रूवल के बाद में एक्स्ट्राजेनेका को भी एक नई होप मिली है कि जल्द ही उसका भी जो ट्रीटमेंट है वो यूके में अप्रूवल पा जाएगा. एंड आफ्टर दैट कोविड-19 और द menace ऑफ कोविड-19 कैन बी मिटिगेटेड स्लोली. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 6. आफ्टर ई-कॉमर्स CCI looks at pharma to unlock competition. The Competition Commission of India, that is also called as CCI, has launched a study to identify and address the anti-competitive practices in the pharmaceutical sector as the country grapple with the COVID-19 pandemic that has accelerated the household spending on healthcare. तो इस न्यूज़ को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्चुअली क्या है और क्यों एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस पर स्टडी लॉन्च करने जा रहा है.
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का नाम हमने कई बार सुना, अगर आपको याद हो तो हमने ई कॉमर्स कंपनीज के केस में भी इस पर्टिकुलर अथॉरिटी का या रेगुलेटर का नाम सुना। तो इसमें फ्लिपकार्ट पर कंप्लेन आई थी कि फ्लिपकार्ट इज मिस यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजिशन in order to remove all the small and medium trader from the market। तो कई बार कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में न्यूज़ आ चुकी है। तो आज थोड़ा सा समझ लेते हैं बेसिकली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज द स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इट मे ऑल्सो बी कॉल्ड एज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो स्टैट्यूटरी और क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ वन एक्ट, एंड व्हाट इज दैट एक्ट? द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, and this particular regulatory authority or the statutory body is duly constituted in March 2009। तो competition act 2002 को properly enforce करने के लिए इस particular statutory body को constitute किया गया था in March 2009। अब ये competition act 2002 क्या है? बेसिक अगर आपको पता हो तो एक competition एक्ट 2002 के पहले एक लॉ था जो कि मोनोपोलीज और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, मैल ट्रेड प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करता था। दैट यूज टू बी द MRTP एक्ट, जिसको बोलते हैं द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। तो बेसिकली 2002 से पहले MRTP एक्ट जितनी भी मोनोपोलिस्टिक या मोनोपोलीज और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस थी, माल प्रैक्टिसेस थी, बेसिकली अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस थी जो कि कंपटीशन को होल्ड करती थी, कंपटीशन को रिमूव करती थी, कंपटीशन को अफेक्ट करती थी मार्केट में, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए MRTP एक्ट था। लेटर ऑन जैसे जैसे इंडस्ट्री डेवलप होती गई, इंडिया में बिजनेस डेवलप हो गया, ये रियलाइज हुआ कि MRTP एक्ट इज नॉट एक्चुअली सफिशिएंट इन टैकलिंग दोज मीनांसेस और द रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड practices। There is a need to replace this act with newly constituted act that is actually aligned with the current environment of इंडिया। तो इसीलिए MRTP एक्ट को रिप्लेस करके, रिपील करके कंपटीशन एक्ट 2002 लाया गया, और इस पर्टिकुलर MRTP एक्ट को रिपील करने की जो रिकमेंडेशन थी वो बेसिकली राघवन कमेटी ने दी थी। तो कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि विच कमेटी हैज़ गिवन द रिकमेंडेशन टू रिपील द MRTP एक्ट एंड इनएक्ट द न्यू एक्ट, दैट वाज राघवन कमेटी। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि कंपटीशन एक्ट 2002 किस पर्टिकुलर एक्ट को रिप्लेस करके आया, रिपील करके आया। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं MRTP एक्ट के बाद कौन सा नया एक्ट इंडिया में इन्फोर्स हुआ कंपटीशन को रेगुलेट करने के लिए, फेयर कंपटीशन को इन्फोर्स करने के लिए। तो इसको घुमा फिरा के कई तरीके से एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो की पॉइंट हमें याद रखना है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी भी है, जो कि कंपटीशन एक्ट 2002 को प्रॉपरली इन्फोर्स करने के लिए मार्च 2009 में बनाई गई थी। इसने और कंपटीशन एक्ट 2002 ने MRTP एक्ट को रिप्लेस किया था, एंड दैट वाज द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ राघवन कमेटी। दीज आर द की पॉइंट्स अबाउट द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब आता है कि बेसिकली इसका एम क्या है। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, इसने मोनोपोलीज और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट को रिप्लेस किया है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर एक्ट में ये इंश्योर किया गया था कि कोई भी कंपनी, चाहे बड़ी या छोटी या मिडिल साइज इंटरप्राइज या कंपनी हो, कोई भी कंपनी अपनी डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज़ नहीं करेगी, किसी भी तरह की ऐसी ट्रेड प्रैक्टिसेस को परस्यू नहीं करेगी जो कि मार्केट में कंपटीशन को रिमूव कर रही हो, कंपटीशन को होल्ड कर रही हो, कंपटीशन को डिस्टॉर्ट कर रही हो। और इस बात को इंश्योर करने के लिए कि कंपनीज ऐसी कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस ना यूज़ करें, एक हेल्दी कंपटीशन मार्केट में बना रहे, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को फंक्शन प्रोवाइड किए गए थे, या कह सकते हैं पावर अथॉरिटी प्रोवाइड करी गई थी। तो बेसिकली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एम्स टू एस्टैब्लिश अ रोबस्ट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट इन इंडिया थ्रू प्रोएक्टिव एंगेजमेंट विद ऑल स्टेक होल्डर्स,
by being a knowledge intensive organization with high competency level through professionalism, transparency, resolve, wisdom in enforcement. और इस रेगुलेटरी अथॉरिटी में एक चेयरमैन होता है और 6 मेंबर होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. द कमीशन इज अ quasi judicial body which gives opinion to the statutory authorities and also deals with the other cases, and the chairman and the other जो members हैं 6 members, they are the whole time members. तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI का जो बेसिक फंक्शन होता है इज टू एलिमिनेट द प्रैक्टिसेस हैविंग द एडवर्स इफेक्ट ऑन competition, companies using malpractices, unfair practices in order to leverage their dominant position, उनको भी रोकना, to give opinion on competition issues to the other agencies or the other organization की competition कैसे enforce किया जाए, एक healthy competition market में कैसा बना रहे. And why government is or the regulatory authorities are so much focused on the healthy competition? क्योंकि किसी भी मार्केट में अगर हेल्दी कंपटीशन नहीं होगा, कोई भी एक कंपनी अपनी डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज़ करके जो छोटी छोटी कंपनीज या स्टार्टअप्स हैं उनको हटा देंगे, जो अदर उसके राइवल्स हैं उनको मार्केट से रिमूव कर देंगे. तो एक इनिशियली लेवल पे तो ये अच्छा लगता है कि क्योंकि कंज्यूमर को एक लो प्राइस पे प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन लेटर ऑन जब उस पर्टिकुलर कंपनी की डोमिनेंट पोजीशन बन जाती है, मोनोपोली हो जाती है उस इंडस्ट्री में, तो वो कंपनी अपनी मोनोपोली सिचुएशन को, अपनी डोमिनेंट पोजीशन को मिसयूज़ करना शुरू कर देती है बाय डिक्टेटिंग द प्राइजेस इन दैट इंडस्ट्री. वो जो प्राइस रखना चाहे अपने प्रोडक्ट के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए, वो कोट कर सकती है. क्यों? क्योंकि उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है. एंड द कंज्यूमर्स आर एक्चुअली फोर्स टू बाय दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और फोर्स टू अवेल दैट पर्टिकुलर सर्विसेज एट अ डिक्टेटेड प्राइस. तो जो इवेंचुअल कंज्यूमर्स हैं, कस्टमर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, उनको एक्सप्लॉयटेशन से रोकने के लिए मार्केट में एक हेल्दी कंपटीशन ज़रूरी है. तो इसीलिए CCI इस बात को इंश्योर करता है कि कोई भी कंपनी ऐसी प्रैक्टिसेस को अपने यहाँ ना या इंडस्ट्री में ना इन्फोर्स करे जिससे कि कंपटीशन डिस्टॉर्ट हो. अभी रिसेंटली CCI का फोकस ई कॉमर्स कंपनीज पे था, क्योंकि बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनी जो बड़ी बड़ी हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इन सबकी डोमिनेंट पोजीशन है मार्केट में, और इन अपनी डोमिनेंट पोजीशन को यूज़ करते हुए कई बार फेस्टिव सीजन में ये कंपनीज ऐसी सेल के साथ आती थी जिससे कि जो स्मॉल और मीडियम क्लास के जो ट्रेडर्स हैं उनको बहुत नुकसान होता था, जो कि एक्चुअली ऑनलाइन जिनके बिजनेस नहीं है, फिजिकल रिटेल स्टोर्स पर जो काम करते हैं. तो उसको लेकर के CCI ने रिसेंटली कुछ डिसीजन लिए थे. अब चूँकि कोविड-19 की वजह से इंडिया में जो हाउस होल्ड्स हैं उनकी हेल्थ पर एक्सपेंडिचर, या हमें कह सकते हैं स्पेंडिंग, बढ़ गई है. जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनकी ग्रोथ रेट भी बढ़ गई है. तो अब जो CCI फोकस कर रहा है वो फोकस कर रहा है फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर, कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कंपनीज एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को ना यूज़ करें. और क्या यूज़ कर रही हैं, कि यूज़ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है. तो इस तरह की स्टडी बेसिकली अभी इनिशियल लेवल पे CCI ने एक स्टडी लॉन्च करी है आइडेंटिफाई करने के लिए कि क्या ऐसी कोई एंटी कॉम्पिटिटिव, अनफेयर, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज़ हो रही हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर में. कंपनीज ऐसा कोई डिसीजन या ऐसी कोई प्राइसिंग या ऐसा कोई प्रमोशनल स्ट्रैटेजीज तो अडॉप्ट नहीं कर रही हैं इनटू दिस कोविड-19 जो कि एंटी कॉम्पिटिटिव है और इंडिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर दे. So the Ashok Gupta said that they are identifying the mechanism that lock the competition in the pharmaceutical market and addressing them through proper instrument becomes all the more important during this pandemic. तो ऐसा ना हो कि इस समय जो हेल्थ पर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है उस एक्सपेंडिचर को देखते हुए कंपनीज कुछ एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस यूज़ करें, और जो डोमिनेंट पोजीशन वाली कंपनीज़ हैं वो छोटी छोटी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को या जो छोटी छोटी कंपनीज़ हैं उनको रिमूव कर दें मार्केट में, और इसके बाद इंडियन कंज्यूमर को हाई प्राइसिंग से एक्सप्लॉइट करें इनटू इसेंशियल ट्रीटमेंट. इसीलिए CCI ने इमीडिएटली एक स्टडी लॉन्च करी फार्मास्यूटिकल के केस में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, in order to check these anti-competitive practices. While the COVID-19 pandemic made this study more pertinent,
The CCI decided to launch it in the light of huge number of cases relating to trade practices in this sector. तो CCI ने already बहुत सारे cases या complaint फाइल करी हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में, और उसी को देखते हुए CCI ने ये स्टडी लॉन्च करी है, ये रिसर्च लॉन्च करी है. एंड दिस स्टडी विल ऑल्सो कैप्चर द रोल ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, ई फार्मास्यूटिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन्स हैं उनका क्या रोल है मार्केट को डिस्टॉर्ट करने में और कंपटीशन को डिस्टॉर्ट करने में इनटू दिस सेक्टर. और जो रीसेंट कंप्लेंट्स रिसीव हुई हैं CCI चेयरपर्सन को, उन्होंने कहा उन कंप्लेंट्स के अकॉर्डिंग CCI को ये लगता है कि देयर आर सर्टेन industry practices in pharmaceutical sector that do not allow the market to work effectively and healthy competition to drive the market outcome in the form of low price and reliable quality. And after these complaints, CCI has decided to launch the study for the same. तो बेसिकली CCI जो इस पर्टिकुलर फार्मा में स्टडी कर रही है उसका फोकस कहाँ कहाँ होगा, तो डिस्काउंट पॉलिसी जो कि होल सेलर्स और रिटेलर्स यूज़ करते हैं इनटू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, रोल ऑफ ट्रेड एसोसिएशन, रेगुलेटरी रैशनलाइजेशंस ऑफ मार्जिन्स, इम्पैक्ट ऑफ ई-कॉमर्स ऑन प्राइसिंग एंड द हर्डल्स टू एंट्री इन बायोसिमिलर ड्रग्स. तो ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर CCI फोकस करेगा अपनी स्टडी में कि ये पर्टिकुलर जो इश्यूज़ हैं ये मार्केट को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं या मार्केट में कंपटीशन को या हेल्दी कंपटीशन को इंश्योर कर रहे हैं. तो स्टडी के जो भी रिजल्ट्स आएंगे दैट विल बी डिस्कस्ड इन अपकमिंग वीडियोज़. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 गिवन ऑन पेज नंबर 5. एक्सपोर्ट्स फॉल 9% इन नवंबर, इंपोर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट बाय 13%. अगर आपको याद हो तो हम पहले के वीडियोस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस कोविड-19 के ड्यूरेशन में इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट रहा है, जो ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट रहा है, वो बहुत ज़्यादा पैटर्न से या लीक से हट के रहा है, डिस्टॉर्ट रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम. और इवन कोविड-19 के ड्यूरेशन में ऐसा दूसरी बार हुआ था जब इंडिया ने ट्रेड सरप्लस रजिस्टर्ड किया है इनटू बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट. तो और हम सभी को पता है इसका बेसिक रीज़न जो लॉकडाउन हुए थे इंडियन इकोनॉमी में, उस लॉकडाउन की वजह से जो रिसेशन की कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं उसकी वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है. और हम सभी को पता है इंडिया इज़ वन ऑफ द इम्पोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी. हमारा जो इकोनॉमी वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट पर डिपेंड करती है क्योंकि हमारे यहाँ क्रूड ऑयल का सच कोई प्रोडक्शन या नहीं होता, तो हमें मेजर जो हमारी डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल पर है जो कि हम इम्पोर्ट करते हैं. और उस क्रूड ऑयल इम्पोर्ट की वजह से हमारा बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट होता है. हालांकि किस पर्टिकुलर कमोडिटी में हम ट्रेड डेफिसिट में हैं, किस पर्टिकुलर कमोडिटी में हम ट्रेड सरप्लस में हैं, दैट्स अ सेपरेट मैटर ऑफ डिस्कशन. हम न्यूज़ में अभी आ जाते हैं. बेसिकली इंडियाज़ मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फेल फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव मंथ इन द नवंबर बाई 9.07%. तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट किया है, फॉल किया है 9% से. तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो गिरा है. तो हम ये कह सकते हैं ठीक है, फर्स्ट एट अ फर्स्ट स्टांस इट लुक्स गुड कि हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है. इसका मतलब हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट में. हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, तो इंडियन इकोनॉमी कहीं ना कहीं स्टैगर कर रही है. बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि एक्सपोर्ट फॉल कर रहा है. लेकिन अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो एक्सपोर्ट फॉल करने के साथ साथ हमारा इंपोर्ट भी फॉल कर रहा है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा फॉल कर रहा है. इट मीन्स अगर हम देखें 13% जो इंपोर्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जबकि जो हमारा एक्सपोर्ट है वो 9% ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह सकते हैं कि मैम हमारा अगर इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इसका मतलब हम बाहर से प्रोडक्ट कम मंगा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ रही है, तभी तो हमारा इंपोर्ट कम हो रहा है. नो, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो. क्यों? क्योंकि इंपोर्ट, अगर हम इंडिया की बात करें तो जैसा कि हमने भी डिस्कस किया, इंडिया इज़ एन इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी. क्रूड ऑयल के अलावा भी हम बहुत ऐसे मेजर रॉ मटेरियल्स या इंटरमीडिएट गुड्स को इंपोर्ट करते हैं जिसको इंडियन इकोनॉमी में फिनिश्ड करके बाहर इंटरनेशनल मार्केट में सेल आउट किया जाता है. तो कुछ पार्ट एंड पार्सल्स के लिए, इंटरमीडिएट गुड्स के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए भी इंडियन इकोनॉमी की इंपोर्ट डिपेंडेंसी है. तो अगर हमारा इंपोर्ट फॉल कर रहा है तो दैट इज समवेयर इंडिकेटिंग दैट
हमारी इकोनॉमी में जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वो भी कहीं ना कहीं फॉल कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉल कर रही है, क्योंकि हमारे इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, या वहाँ पर हमारे प्रोडक्ट की क्या, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड इस समय नहीं है बिकॉज ऑफ द सबड्यूड इकोनॉमिक एक्टिविटी, सबड्यूड ग्लोबल डिमांड। तो हमारे प्रोडक्ट का भी वहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं चाहिए, या हमारे प्रोडक्ट की भी डिमांड नहीं है ग्लोबल इकोनॉमी में। तो जब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है फाइनल फिनिश्ड गुड की, तो हम क्यों गुड्स इंपोर्ट करेंगे, रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करेंगे या इंटरमीडिएट गुड्स को इंपोर्ट करेंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो इसकी वजह से भी हमारा इंपोर्ट फॉल कर रहा है। तो अगर आप एक सेंस में देखें तो इंपोर्ट फॉल करना यहाँ पर इज़ नॉट अ गुड इंडिकेटर, क्योंकि अगर इंपोर्ट फॉल कर रहा है तो दैट इज इंडिकेटिंग कि अभी के लिए इंडिया में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, वो भी फॉल कर रही है। तो इंपोर्ट अगर इसको दूसरे टर्मिनोलॉजीज में भी हम देखें या दूसरे एस्पेक्ट में डिस्कस करना चाहें तो इंपोर्ट फॉल कर रहा है, सीधी सी बात है कि हमारा क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है वो भी फॉल कर रहा है। क्रूड ऑयल का इंपोर्ट फॉल कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ जो पेट्रोल और डीजल का कंजप्शन है वो भी फॉल कर रहा है। पेट्रोल और डीजल का कंजप्शन फॉल कर रहा है, उसकी क्या मीनिंग है? उसकी ये मीनिंग है कि इंडिया में मूवमेंट कम हो रहा है, लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कम जा रहे हैं, ट्रैफिक जो है रेलवेज में या जो अदर कैरियर्स हैं उनमें कम है, इंडस्ट्री कम रन कर रही हैं, कम प्रोडक्शन कर रही हैं, इससे भी पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस फॉल, उसका डिमांड फॉल कर रहा है, कंजप्शन फॉल कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का भी कंजप्शन फॉल कर रहा है जिसकी वजह से भी पेट्रोल डिमांड के जो, तो हम ये कह सकते हैं मूवमेंट फॉल कर रहा है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ फॉल कर रही हैं, हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड फॉल कर रही, उस सब की वजह से हमारे क्रूड ऑयल की जो डिमांड है वो भी फॉल कर रही, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ पर अभी के लिए एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट करना, इंपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट करना, दोनों ही इंडियन इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव साइन नहीं है। द आउटबाउंड शिपमेंट स्टूड एट $23.43 बिलियन इन दिस पर्टिकुलर मंथ अगेंस्ट $25.77 billion in November 2019. And export had declined 5% in October after a rise of around 6% in September. तो सितंबर में 6 महीने के बाद थोड़ा सा हमारा इंपोर्ट बढ़ा था। 6 महीने अप्रैल के बाद से कॉन्सिक्वेंटिवली हमारे एक्सपोर्ट फॉल कर रहा था इंपोर्ट के साथ साथ, लेकिन सितंबर में कुछ हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला था, लेकिन नवंबर में वो इंक्रीमेंट फिर से फॉल कर गया। एक्सपोर्ट 5.1% से फॉल किया है after the slight increment into the month of September and October, and the basic reason for that increment was festivals. अगर कमोडिटीज़ की बात करें तो नॉन ऑयल और नॉन गोल्ड एंड रिलेटेड इंपोर्ट्स अप्रॉक्सीमेटली 0.84% तक डिक्लाइन हुए हैं। नॉन ऑयल और नॉन गोल्ड को हम क्यों बहुत स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं? क्योंकि ये दो कंपोनेंट ऑयल और गोल्ड ये इंडिया के इंपोर्ट का मेजर पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। तो जब भी अगर आपको रियल पिक्चर देखनी हो कि इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट की क्या रियल पिक्चर है, तो हमेशा नॉन ऑयल और गोल्ड के जो कंपोनेंट्स हैं उसको रिमूव करके देखना चाहिए कि एक्चुअली जो रिमेनिंग इंपोर्ट है उसमें कितना डेक्लाइन या कितना अप्रिसिएशन या कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, इन ऑर्डर टू गेट द रियल पिक्चर ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अगर हम नॉन ऑयल और नॉन गोल्ड और रिलेटेड इंपोर्ट्स की बात करें तो डिक्लाइन थोड़ा सा कम है, दैट इज 0.84%, और यही डिक्लाइन अक्टूबर में 4.9% था। सो दिस पर्टिकुलर इम्प्रूवमेंट इज एक्चुअली इंडिकेटिंग दैट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इज ऑन स्लाइटर पार्ट ऑफ रिकवरी, क्योंकि ये डिक्लाइन 0.8% इन नवंबर में, अक्टूबर में ये नॉन ऑयल और नॉन गोल्ड जो रिलेटेड इंपोर्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, उनका डिक्लाइन 4.9% तो हम ये कहते हैं तो थोड़ा डिक्लाइन कम हुआ है। अब इंडियन इकोनॉमी थोड़ा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की इंडियन इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रही है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की मीन्स जो हमारे रॉ मटेरियल्स और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स हैं, उनकी डिमांड बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारे एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ रही है, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन हमें कम होता हुआ दिख रहा है। हालांकि दैट पर्टिकुलर डेटा इज़ नॉट वेरी अप्रिशिएटिंग, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, हो सकता है कि अगले मंथ में ये इम्प्रूवमेंट और डिक्लाइन कर जाए।
हालांकि नवंबर के मंथ में हम ये कह सकते हैं कि जो नॉन ऑयल और नॉन गोल्ड रिलेटेड इंपोर्ट्स है उसमें डिक्लाइन कम हुआ है इन कंपैरिजन टू ऑयल एंड गोल्ड रिलेटेड imports. The IIP rose 0.2% in September after the month of decline. And the major exchange earners were pharmaceutical exports, gems and jewelries, and electronic goods. And this is the trade deficit data of Indian economy since January in terms of डॉलर बिलियन। तो हम ये देख सकते हैं अप्रैल के मंथ में बिल्कुल फॉल कर गया था, हालांकि इसके बाद स्लाइट रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। ट्रेड डेफिसिट फिर से बढ़ना शुरू हो गया है, जो कि इंडिया का जनरल ट्रेंड है, और ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, इसमें हम अभी हमारी इकॉनमी नॉर्मल है। ट्रेड डेफिसिट हालांकि पॉजिटिव ट्रेड डेफिसिट किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, बट अभी हम इंडिया के केस में नेगेटिव ट्रेड डेफिसिट को भी अच्छा मान रहे हैं, क्योंकि इट इज़ अ नॉर्मल सिचुएशन फॉर इंडियन इकोनॉमी। अगर लॉन्ग टर्म में बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल चेंजेस, बिकॉज ऑफ द रिफॉर्म्स, बिकॉज ऑफ द एफिशिएंसी, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ, अगर ये ट्रेड डेफिसिट नैरो होता है और इंडिया पॉजिटिव या ट्रेड सरप्लस की तरफ जाती है या पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरफ जाती है, तो हम ये कह सकते हैं इट्स अ गुड सिचुएशन। बट अभी का जो ट्रेड डेफिसिट नैरो हो रहा है वो बिकॉज ऑफ द सबड्यूड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रहा है, ना कि किसी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की वजह से, ना कि इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ग्रोथ की वजह से, ना कि इंडिया की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं इसके बाद जब हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ना शुरू हुआ अप्रैल के बाद में, तो इंडियन इकोनॉमी थोड़ा थोड़ा नॉर्मलसी की सिचुएशन में आ रही है। लेकिन अगस्त में फिर से डिक्लाइन हुआ। सितंबर और अक्टूबर में हमने डिस्कस किया था कि थोड़ा सा हमें इम्प्रूवमेंट, इवन सितंबर में हमें अपने एक्सपोर्ट में हमें ग्रोथ देखने को मिली थी, हालांकि वो ग्रोथ अक्टूबर में फिर से डिक्लाइन हो गई और नवंबर में फिर से डिक्लाइन का ट्रेंड हमें, या हम ये कह सकते हैं कि ट्रेड डेफिसिट फिर से रिड्यूस हो रहा है, यानी इंडिया पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरफ फिर से जा रही है आफ्टर अप्रैल। एंड करंटली दिस इज नॉट द गुड सिचुएशन। कम ट्रेड डेफिसिट अच्छा होता है, बट बिकॉज ऑफ efficiency in the economy, not because of the subdued economic activities। और इसी पर्टिकुलर न्यूज़ के बाद मैंने ये न्यूज़ कवर करी है, दैट इज़ our Commerce and Industry Minister, Mr. Piyush Goyal, at the Board of Trade meeting on Wednesday said that Government of India has identified 24 industry sector which we believe can add approximately 20 trillions of annual production into India, and I would like to appeal to the state to supplement all the efforts of central government in order to support these 24 industry sectors so that India's export can be increased and we can meet the target of $1 trillion export by the financial year 25, जो कि इंडिया ने अपने लिए टारगेट सेट किया है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट वैल्यू है वो आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर 25 तक अप्रॉक्सीमेटली $1 ट्रिलियन तक इंक्रीज करनी है, जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 24 इंडस्ट्री सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं जहां पर एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जा सकता है। और अगर इन सेक्टर को सेंट्रल गवर्नमेंट प्रॉपर्ली सपोर्ट करे और जितनी भी स्टेट्स गवर्नमेंट हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एफर्ट्स को सप्लीमेंट करें बाय डिज़ायरेबल एंड अलाइंड पॉलिसी मेजर्स। हालांकि कुछ इंडस्ट्री की भी अपनी डिमांड्स हैं। इंडस्ट्री हैज़ अर्ज द गवर्नमेंट दैट इट शुड ऑपरेशनलाइज द न्यू एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम, एक्सपेंड द PLI, अनाउंस द ड्यूटी रेमिशन रेट्स at the earliest, and sign the free trade pacts with US, EU, UK in order to offset the impact of non-joining the Regional Cooperation of Economic Partnership, that is RCEP। हम सभी को पता है इंडिया ने RCEP नहीं ज्वाइन किया। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर इंडिया RCEP नहीं ज्वाइन करता तो इंडिया कभी भी इस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा। इंडिया का टारगेट कभी भी इतना नहीं हो पाएगा, एक्सपोर्ट इतना नहीं हो पाएगा, या एक्सपोर्ट उतना सब्सटेंशियली इंक्रीज नहीं कर पाएगा अगर इंडिया ने RCEP को नहीं ज्वाइन किया। हालांकि इंडिया के कुछ अपने इंपॉर्टेंट कंसर्न है RCEP को लेकर के, लेकिन जो इंडस्ट्री एसोसिएशंस हैं, एक्सपोर्ट एसोसिएशंस हैं, उन्होंने ये कहा है कि अगर इंडिया RCEP नहीं ज्वाइन कर सकता तो एटलीस्ट इंडिया को US, UK, EU के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स या फ्री ट्रेड पैक्ट्स को साइन करना चाहिए, जिससे कि जो इंडिया को एक्सपोर्ट को लेकर के जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो सके।
तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 24 सेक्टर आइडेंटिफाई किए उनके लिए किस तरह से PLI स्कीम को एक्सपेंड करेगी, क्या US, EU और UK के साथ फ्री ट्रेड पैक्ट साइन होंगे, अगर साइन होंगे तो उनकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, जो नई एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी स्कीम के बारे में डिस्कशन हो रहा है वो कब आएगी, कब लॉन्च होगी, ये सब डिसीजंस फ्यूचर में लिए जा सकते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप। सूटर्स गैलो फॉर RCAP assets. The sale of Reliance Capital, that is RCAP's asset by Indian banks, has received the overwhelming response with 8 companies. और वो कौन सी 8 कंपनीज हैं? ओक ट्री, JC Flowers, 6 asset reconstruction companies, that is ARCs. All these have submitted the expression of interest for the entire company. तो जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था, RCAP के लिए बहुत ह्यूज रिस्पॉन्स या ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला है क्रेडिटर्स को। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज कंपनीज, ब्लैकस्टोन, KKR, Bain Capital वर द फ्यू अदर कंपनीज इन द रेस। तो जो लाइफ इंश्योरेंस का बिजनेस है उसके लिए भी एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला है RCAP का। तो देखते हैं किसको पर्टिकुलर किस कंपनी को RCAP हैंड ओवर करी थी। अप्रॉक्सीमेटली 60 फर्म्स हैज इन्वेस्ट द इंटरेस्ट इंक्लूडिंग 8, जो 8 आए हैं 60 में जो 8 प्रपोजल आए दैट इज़ फॉर द इंटायर कंपनी। हालांकि जो 60 जो फर्म्स ने जो अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट किया है वो डिफरेंट आर्म्स के लिए सबमिट किया, किसी ने इंश्योरेंस के लिए किया है, किसी ने किसी पर्टिकुलर एसेट के लिए किया, लेकिन जो 8 जो प्रपोजल ऐसे हैं जिन्होंने प्रपोज किया कि दे विल एक्चुअली एक्वायर द फुल कंपनी विद ऑल असेट्स एंड बिजनेसेस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। चाइनाज एंड प्लान टू सेल 30% स्टेक इन Paytm. So Chinese fintech giant Ant Group is considering selling its 30% stake into Indian digital payment processor that is Paytm. और क्यों? डेफिनेटली टेंशन बढ़ रही है इंडिया और चाइना के बीच में, और टेंशन रिजॉल्व होने की अभी सूनर और लेटर कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहे। और जिस तरह से इंडिया बैन कर रही है चाइनीज़ फर्म्स को लिस्टिंग, इंडियन फर्म्स को चाइनीज़ मार्केट में लिस्टिंग के लिए, जो चाइनीज़ फर्म्स हैं उनको इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में या कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, इंडिया के टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो अब चाइना ने भी प्लान कर लिया कि वो अपना बिजनेस धीरे धीरे इंडिया से हटा लेगा। और उसमें जो Paytm जिसको हम बोलते हैं इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप ऑफ इंडिया, जिसमें चाइनीज़ कंपनीज़ का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, स्टेक है। तो फिलहाल के लिए एंट ग्रुप ने प्लान किया दैट दे आर एक्चुअली गोइंग टू सेल देयर 30% स्टेक इनटू Paytm. So that's all for today, student. If you have any query and suggestion, write on comment section below. If you want the lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. The link for the same has been given under description box. So please like, share, and subscribe. Thank you.